हाँ जी, आज अपने व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के संधि विच्छेद। व्यंजन संधि मूल तौर से अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि के संधि विच्छेद पूछे जाते हैं या फिर व्यंजन संधि में पूछा जाता है कि संधि का नाम बताइए। ठीक है? तो शुरू से अपने देखते हैं कि व्यंजन संधि में क्या है, ठीक है? कैसे इसके उदाहरण पूछे जाते हैं या फिर देखा जाए तो जैसे प्रज्वलित शब्द पूछा था परसों स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में, जैसे उज्ज्वल शब्द पूछते हैं। तो उनके जैसे पूछते तो शब्द शुद्धि के तहत है वो, लेकिन प्रोज्वल शब्द है वो मूल तौर से व्यंजन संधि के तहत ही पूछा जाता है उसमें। अगर संधि के कहीं से भी प्रश्न आए तो वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ संधि में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। वो इसके अलावा समास में भी प्रश्न आते हैं, उपसर्ग में भी आते हैं, प्रत्यय में भी आते हैं, शब्द शुद्धि में भी आते हैं, वाक्य शुद्धि में भी पूछे जाते हैं, वर्तनी संबंधी शुद्धि छाटिए, या फिर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछे जाते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द शब्दिगमों में भी आते हैं ये। ठीक है? तो आज अपने व्यंजन संधि करते हैं, व्यंजन संधि शुरू से करते हैं। ठीक है? अपने शुरू से व्यंजन संधि पढ़ते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत होती है। ये जो व्यंजन संधि है, ये व्यंजन संधि मूल तौर से व्यंजनों का परिवर्तन है। ठीक है ना? व्यंजन संधि व्यंजनों का परिवर्तन है। और व्यंजनों का परिवर्तन कैसे होता है ये इसमें आता है कि व्यंजनों का परिवर्तन कैसे होता है। तो व्यंजन संधि क्या होती है कि व्यंजन संधि में क ख ग घ ड़ जो ये होते हैं, क ख ग घ ड़, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ना, ये 33 होते हैं। इनका परिवर्तन होता है मूल तौर से व्यंजन संधि में। पहले तो ये ध्यान कर लेना, चाहे व्यंजन के बाद में स्वर, चाहे स्वर के बाद में व्यंजन, या फिर व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए, या व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए, लेकिन परिवर्तन इनका ही होगा। ठीक है? व्यंजनों का ही परिवर्तन होगा इसमें। दूसरी बात ये बताएं कि व्यंजन संधि की परिभाषा याद करें ना, तो परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाती, आज तक तो पूछी गई नहीं है। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो संधि कहा जाता है। अभी जो पिछले जो संडे का टेस्ट हुआ था, उस संडे के टेस्ट में भी आपको दिया था कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, सबने संधि किया था, सब बच्चों ने संधि ऑप्शन किया था। वो दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, जबकि दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, तो संधि कहा जाता है। ठीक है ना? दूसरी इसकी बात है कि व्यंजन संधि कहां होती है, आपको मूल कंसेप्ट बताऊं तो व्यंजन संधि क्या जहां होती है, जहां व्यंजन के बाद में व्यंजन आता है। ठीक है ना? अगर कहीं व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए तो वो व्यंजन संधि है। ठीक है? या कहीं व्यंजन के बाद में स्वर आता है, ये जो व्यंजन है इसके बाद में कभी भी स्वर आ जाए, अर्थात पहले शब्द की अंतिम ध्वनि है वो व्यंजन होगी, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है वो व्यंजन होगी, या फिर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है वो स्वर होगी। ठीक है? तीसरा इसका नियम है कि अगर कोई स्वर है पहले शब्द की अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि वो तो है स्वर, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि है वो व्यंजन आ जाए, तो भी वहां व्यंजन संधि होती है। ठीक है ना? व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए, व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए, या स्वर के बाद में व्यंजन आ जाए, तो वहां कौन सी संधि कहलाएगी, तो व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है ना? कैसे होता है व्यंजन संधि, तो जैसे अपने बात करें, एक शब्द है शट, ये जो शट शब्द है इसके बाद में अगला शब्द लग रहा है यंत्र। अब सीधे तौर से अगर देखें कि शट प्लस में यंत्र से जो नया शब्द बनता है वो शट क्या बनता है, लेकिन इसमें संधि कौन सी हो सकती है, तो पहले तो ये देखो यहां क्या लग रहा है, तो ये व्यंजन लग रहा है, और यहां क्या लग रहा है, तो ये भी क्या लग रहा है, तो व्यंजन लग रहा है। लेकिन परिवर्तन इसमें किन का होता है, तो व्यंजनों का परिवर्तन होता है, स्वरों का परिवर्तन कहीं भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर स्वरों का परिवर्तन हो गया तो कौन सी संधि बन गई, वो स्वर संधि बन गई। तो ये जैसे षट प्लस में जो यंत्र है, इससे जो नया शब्द बनता है उसे षड्यंत्र कहते हैं। ये शब्द शुद्धि के तहत भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? शब्द शुद्धि के तहत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये षड्यंत्र। षड्यंत्र, षड्यंत्र शुद्ध नहीं होगा, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही शुद्ध होगा। ये शब्द शुद्धि में भी आपके आ सकता है। षट प्लस में यंत्र से बना नया शब्द सांटिए तो क्या होगा, षड्यंत्र होगा। ठीक है? अगर यहां व्यंजन के बाद में, जैसे अभी अपने पढ़ा है कि अगर व्यंजन है और व्यंजन के बाद में कभी भी स्वर आ गया, ये देखो जैसे अभी अपने पढ़ा है ना, जैसे ये व्यंजन के बाद में स्वर आ गया, तो यहां देखो ये व्यंजन के बाद में आगे क्या आ रहा है, तो ये स्वर आ रहा है, लेकिन परिवर्तन व्यंजन संधि में किसका होता है, तो
व्यंजनों का परिवर्तन होता है। तो षट प्लस में आनन है ना, जो ये नया शब्द बनता है, तय अपने तीसरे में बदल जाता है, ठीक है, और बाद में ध्वनि इसकी आ की लग रही है तो ये आ और न, ठीक है, और षट प्लस में आनन क्या बन जाएगा, ये षडानन बन जाएगा। वो अपने व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि षडानन किसका पर्यायवाची है, फिर इसमें कौन सा समास हो सकता है, ठीक है, या फिर इसको षडानन क्यों कहते हैं, ये भी अपने व्यंजन जो समासों में पढ़ेंगे वैसे तो, या फिर इसके उदाहरणों में भी पढ़ लेंगे। पहले कंसेप्ट समझो कि अगर व्यंजन के बाद में व्यंजन आ गया तो वो कौन सी संधि कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। अगर व्यंजन के बाद में स्वर आ गया तो भी वो कौन सी संधि कहलाती है, तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। अगर जैसे ये सु शब्द है और उसके बाद में है ये क्षमा शब्द, ये जो शु शब्द है, शिव के बाद में ऊ की ध्वनि लग रही है, अर्थात ये स्वर है, और स्वर के बाद में ये जो सहस लेट है ये आ गया व्यंजन। तो स्वर के बाद में अगर व्यंजन आ गया ना तब भी वहां व्यंजन संधि होगी, और परिवर्तन किनका होगा, तो इस व्यंजन का परिवर्तन हो जाएगा। तो सु प्लस में समा जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है सुषमा। याद हो गया सबको, ठीक है ना। दोबारा देखो, अगर व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए तो भी वो व्यंजन संधि होती है, और स्वर के बाद में व्यंजन आ जाए तो भी वो व्यंजन संधि होती है, ठीक है। कैसे होती है, जैसे षट प्लस में यंत्र से तो मिलकर षड्यंत्र बन रहा है, ये देखो यहां इस व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है, यहां षट प्लस में आनन इस व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है, यहां देखिए सु प्लस में समा तो इस व्यंजन का परिवर्तन हो रहा है, अर्थात व्यंजन के बाद में व्यंजन, व्यंजन के बाद में स्वर या स्वर के बाद में व्यंजन, वो वहां कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि होती है। कवर है सबको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। व्यंजन कितने होते हैं बताओ भाई, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है। स्वर तो 11 है और 33 क्या है, तो व्यंजन है, ठीक है। अब अपने व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है अभी पहला नियम। व्यंजन संधि का पहला नियम, ये मान लो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा वो व्यंजन संधि का 90% तो पहला नियम ही पूछा जाएगा, बाकी जो 3 नियम करवाऊंगा वो बाद में पूछे जाते हैं, पहले तो यही पूछा जाता है ज्यादातर तो, ठीक है। ये अपने पढ़ते हैं कि क के बाद में, इस ट के बाद में, इस त के बाद में, या फिर इस प के बाद में, ठीक है, और इन सब के हलंत लगा हुआ है, देख लो। क के बाद में, ट के बाद में, त के बाद में और प के बाद में, इसमें च वर्ण वाली जो ध्वनि है, जो वर्ग है, च वर्ग इसमें शामिल नहीं है, च वर्ग का अलग से नियम होता है। सिर्फ क, ट, त और प, इनके बाद में कोई भी अनुनासिक या फिर नासिकीय वर्ण आ जाए तो, अनुनासिक वर्ण आए। अब दूसरी बात ये देखो कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, आपको स्वरों में बताया हुआ है, व्यंजनों में बताया हुआ है कौन से होते हैं, तो पंचम वर्ण होते हैं, वो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, न, ये, न और म, ये जो पंचम वर्ण होते हैं, ठीक है ना, ये पंचम वर्ण होते हैं। अब क, ट, त और प के बाद में अगर ये कोई पंचम वर्ण आ गए तो क के बाद में ये अनुनासिक व्यंजन आ गया, तो अब इसमें परिवर्तन किन का होगा, तो इस पहले व्यंजनों का परिवर्तन होगा। अभी पढ़ा है ना आपने, षट प्लस में यंत्र क्या बना था, तो षड्यंत्र बना था, षट प्लस में आनन क्या बना था, तो षडानन बना था, तो इनका परिवर्तन होता है। तो ये सारे के सारे अपने पांचवें में बदल जाते हैं, ठीक है। ये जो क, ट, त, प है ये अपने पांचवें में बदल जाते हैं। जैसे क है, क अपने पांचवें में बदल जाता है, क का पंचम होता है ड़, ठीक है। ट अपने पांचवें व्यंजन में बदल जाता है, ट का पंचमण होता है ट, ठ, ड, ढ, ण। त अपने पंचमण में बदल जाता है, पंचमण होता है न, और प अपने पंचमण में बदल जाता है प, फ, ब, भ, म। आया समझ में, थोड़ा सा समझ में आया है, मूल कंसेप्ट अपने ये उदाहरण पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार दोबारा देखो, क, ट, त और प के बाद में कोई भी अनुनासिक व्यंजन आ गया तो क, ट, त, प किस में बदलते हैं, अपने पंचम वर्ण में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे अपने पढ़ते हैं, ये वाक शब्द है, ठीक है ना, ये वाक शब्द है। अगला शब्द आ गया ये मय शब्द, देखो वाक शब्द है और अगला शब्द है मय। अब इसको कंसेप्ट को सीखो कि यहां क के बाद में देखो ये कौन सा व्यंजन लग रहा है, तो ये पंचम वर्ण लग रहा है ना, और पंचम वर्ण क्या होते हैं, तो
अनुनासिक होते हैं। तो अब ये कै किस में बदल जाएगा, अपने पांचवें में बदल जाएगा। ठीक है, तो वाक प्लस में मय से जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है वांग्मय। देखो जैसे मैंने लिख रखा है वैसे ही शुद्ध होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। ठीक है ना, वाक प्लस में मय से नया शब्द क्या बनता है, तो वांग्मय बनता है। जैसे अपने दूसरा उदाहरण लिखते हैं, जैसे ये षट शब्द है, ये मुख शब्द है। देखो षट प्लस में मुख शब्द है। अब यहां कै के बाद में कोई भी पंचम वर्ण आया तो कै अपने पांचवें में बदल गया। अगर ट के बाद में कोई भी पंचम वर्ण आ गया तो टे अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो टे का पंचम वर्ण क्या होता है, टैट है, डेट है, अण। ठीक है, तो षट प्लस में मुख जो नया शब्द बनता है वो टे अपने पांचवें में बदल जाएगा और ये अधूरा होगा, इस वजह से षट प्लस में मुख हो जाएगा षणमुख। क्लियर है सबको? षट प्लस में मुख से क्या बना है, षणमुख बना है, और वाक प्लस में मय से क्या बना है, तो वांग्मय बना है। ठीक है, ये जो षणमुख होता है, जैसे षट का अर्थ है छह मुख वाले, छह हो मुख जिसके वह है, तो कौन है छह हो मुख जिसके वह, कार्तिकेय। ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। तो अगर समास पूछूं तो कौन सा समास हो सकता है, तो बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, कौन सा समास हो सकता है, बहुव्रीहि समास हो सकता है। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? हाँ जी बताओ भाई, वाक प्लस में मय से मिलकर क्या बनता है, तो वांग्मय। षट प्लस में मुख से मिलकर क्या बनता है, तो षणमुख बनता है। जैसे ये सत शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये नारी शब्द है। एक दिन क्लास में भी पूछा था, शायद एक बच्चे ने पूछा था सन्नारी, याद है ना? फिर मैंने ऐसे भी बोला था कि वो उदाहरण है वो अपने व्यंजन संधि में करेंगे कि उसकी डिटेल है, क्योंकि क्लास में लगभग जो भी बातें हमसे पूछते हैं ना वो बातें मेरे को सारी याद रहती है, बाकी कुछ याद नहीं रहती। बाकी अगर दहिया को गानी का गुरुजी काल बना आंसर की भेज दियो, मैं कहूँगा हाँ भेज दूंगा। दूसरे दिन तब फोन करा, गुरुजी आंसर की मैं तो स्कूल में हूँ भेज दूंगा। फिर घरे आगे फोन करा, गुरुजी आंसर की, अब तो मैं कोचिंग आ गया, कल भेज दूंगा। फिर दूसरे दिन कहा, गुरुजी 3 दिन रहे, अगले शेड्यूल आ रहे हैं, आंसर की भेज दो। फिर मैं कहूंगा आज शाम ने भेज दूंगा। मैं फिर मोबाइल में लिख लूंगा आज शाम ने आंसर की भेजनी है, जब तो मेरे याद रहे जब तो भेज दू, नहीं तो पूछो। लेकिन क्लास में जो बात मैंने पूछी है नहीं, बा मेरे सारी याद रहे। देखो एक दिन पूछो नहीं, सब प्लस में नारी, तो ये देखो तय के बाद में ये कौन सा व्यंजन आ रहा है, तो पंचम वर्ण आ रहा है, और पंचम वर्ण आ रहा है तो तय भी किस में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो सत प्लस में नारी से ये क्या बन जाएगा, ये सन्नारी बन जाएगा। देखो आया समझ में? सत प्लस में नारी से क्या बन गया, तो ये सन्नारी बन गया। जैसे ये अपशब्द है, ये अपशब्द है। देखो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क्या लग रही है, तो प लग रही है, और प के बाद में जो अगला शब्द बन रहा है वो ज बन रहा है। अप के जय लग रहा है, सॉरी यहां तो जैसे ये आपके जय लग रहा है, ये तो अपने व्यंजन संधि में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि का जो दूसरा नियम है उसमें पढ़ेंगे। यहां प्लस में मैं बनाता हूं, ठीक है ना, अब प्लस में मैं करते हैं। ये देखो प के बाद में आगे क्या आ रहा है, तो मैं आ रहा है ना, और मैं आ गया तो ये पै भी किस में बदल जाएगा, अपने मैं में बदल जाएगा। तो अप प्लस में मैं से मिलकर क्या बन गया, ये अमय बन गया। ठीक है, अप प्लस में मैं से मिलकर क्या बनता है, अमय बनता है। ये जो अप का अर्थ होता है पानी, अप का क्या अर्थ होता है भाई, पानी होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी दोबारा देखो, अगर कैटतप के बाद में अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो कैटतप किस में बदलते हैं, अपने पंचमवर्ण में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, क के बाद में अनुनासिक व्यंजन आ गया, कै अपने पंचमवर्ण में बदल गया। देखो कै के बाद में अनुनासिक व्यंजन आ जाए, कै अपने पंचमवर्ण में बदल रहा है। ठीक है, तय के बाद में अनुनासिक व्यंजन आ जाए, तय अपने पंचमवर्ण में बदल रहा है। यहां हलंत है तो ये देखो आधा लिख दिया। तय के बाद में कोई भी अनुनासिक व्यंजन आ गया तो तय अपने पंचमवर्ण में बदल रहा है। देखो तय थे दे देने, तय के बाद में कोई भी अनुनासिक व्यंजन आ गया तो तय अपने पंचमवर्ण में बदल रहा है। ये तो कंफर्म है ना? इसी नियम का ही दूसरा भाग है, दूसरा नियम नहीं है, ठीक है ना, इसी नियम का ही दूसरा भाग है कि अगर ये क, ये ट, ये त और ये प, ठीक है, कै ट त और प, अभी तो अनुनासिक वाला पढ़ा था, अब पढ़ते हैं निर्नुनासिक। ठीक है, ये निर्नुनासिक वर्ण आ जाए तो कोई भी निर्नुनासिक वर्ण आए तो, अब निर्नुनासिक वर्ण कौन से होते हैं,
तो पंचम को छोड़कर बाकी सारे के सारे स्वर डे, ये, णे, ने और मैं, ये जो पंचम वर्ण है इनको छोड़कर बाकी सभी वर्ण, बाकी सभी वर्ण वो कौन से हो जाएंगे? तो वो निर्नुनासिक हो जाएंगे। अर्थात बिना नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण तो क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। और नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं? तो वो अनुनासिक होते हैं। तो क के बाद में कोई भी निर्नुनासिक वर्ण आ जाए तो ये सारे के सारे अपने तीसरे में बदलते हैं। ठीक है। और क का तीसरा व्यंजन होता है ग। ठीक है। अगर ट के बाद में कोई भी निर्नुनासिक वर्ण आ गया तो ट अपने तीसरे में बदल जाता है। ट का तीसरा होता है ड। अगर प के बाद में कोई भी निर्नुनासिक वर्ण आ गया तो ट अपने तीसरे में बदल जाता है। ट का तीसरा होता है त, थ, द। प के बाद में कोई भी निर्नुनासिक वर्ण आ गया तो प अपने तीसरे में बदल जाता है। प, फ, ब। ये देखो, ये है नियम नंबर 1 का दूसरा भाग। अभी अपन ने पढ़ा था नियम नंबर 1 का पहला भाग। ठीक है। तो क के बाद में कोई भी निर्नुनासिक वर्ण आ गया तो क किस में बदलेगा? अपने तीसरे में बदलेगा। कैसे बदलेगा? जैसे ये वाक शब्द है और ये देवी शब्द है। ठीक है ना? वाक शब्द है और देवी शब्द है। अब देखो यहां क के बाद में क्या लग रहा है? तो ये अनुनासिक लग रहा है कि निर्नुनासिक लग रहा है? देखो पंचवर्ण तो नहीं है ना, और जो भी पंचवर्ण नहीं होते तो बाकी सारे के सारे स्वर, बाकी सारे के सारे व्यंजन वो सबके सब निर्नुनासिक वर्ण होते हैं। ये भी आपको बताया हुआ है, शायद याद करो। बताया हुआ है ना कि पंचवर्ण को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्वर, बाकी सारे के सारे व्यंजन वो सारे के सारे निर्नुनासिक वर्ण होते हैं। तो यहां देखो क के बाद में कोई भी निर्नुनासिक वर्ण आ गया तो क अपने तीसरे में बदल जाएगा और वाक प्लस में देवी से नया शब्द बनेगा वाक देवी। ठीक है। वाणी की देवी, पर्यायवाची लिख लेंगे अपने, किसका है? तो सरस्वती का पर्यायवाची। क्लियर है ना? वागीसा या वाग देवी, वागीश्वरी, वो अपने आगे और उदाहरण भी पढ़ेंगे इनके, लेकिन पहले इनको समझ लेते हैं कि कैसे ये उदाहरण होते हैं। ठीक है। जैसे वाग प्लस में देवी से नया शब्द क्या बनता है? तो वाग देवी बनता है। उसी तरह अगर देखें, जैसे ये षट शब्द है, ये आनंद शब्द है। ठीक है। षट शब्द है और ये आनंद शब्द है। अब यहां देखो, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था कि ये जो ट है, ट के बाद में ये अनुनासिक व्यंजन आ रहा है, और यहां देखा जाए तो यहां ट के बाद में ये निरुनासिक वर्ण आ रहा है। तो निरुनासिक वर्ण आ जाए तो ये जो ट है ये अपने तीसरे में बदल जाता है। ठीक है। ये अपने तीसरे में बदल गया। बाद में ध्वनि देखो किसकी लग रही है? तो आ की ध्वनि लग रही है। तो षट प्लस में आनंद से क्या बन जाएगा? ये षडानंद बन जाएगा। षडानंद नहीं होगा, षडानंद षडानंद नहीं होगा, ये षडानंद होगा। ठीक है। और ये जो षडानंद है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये भी किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय का पर्यायवाची। बोलो कन्फर्म है ना? षट प्लस में आनंद से क्या बनता है? षडानंद। ये आपके संधि में भी पूछा जाएगा, ये आपके समास में भी पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी यहां समास के संधि के पर्यायवाची लिखवा रहा हूं वो सारे के सारे कौन से समास के उदाहरण होते हैं? तो वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। कंफर्म है ना? अगर आपसे पूछूं कि ये जो षडानंद शब्द है इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना? कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। षट प्लस में आनंद क्या बनता है? तो षडानंद बनता है। इसी तरह अगर जैसे ये जगत शब्द है, जगत, और प्लस में आ गया अंबा। आजकल अंबा ऐसे लिखा जाता है हिंदी के मानकीकरण में, पहले इसमें पंचम लिखा जाता था आधा में। ठीक है। ए, मैं, बा। आजकल का हिंदी का मानकीकरण उसमें क्या लिखा जाता है? तो सबके सब पंचवर्णों को किस में लिखा जाता है? तो अनुस्वार में लिखा जाता है। तो ये जगत प्लस में अंबा शब्द है। देखो त के बाद में कोई भी निरुनासिक वर्ण आ जाए, ये निरुनासिक वर्ण रहा ए। ठीक है। तो अब देखो तय किस में बदलेगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो जगत प्लस में अंबा से तो ये जय का तो द बन गया। ठीक है। अब देखो ए इसको पूरा कर रहा है ना, तो ए इसको पूरा कर रहा है, इस वजह से ए ये पूरा हो गया, ये अनुस्वार हो गया, ये बा बन गया। देखो
क्या बन गया ये? जगदम्बा। जगदम्बा का संधि विच्छेद करें तो जगत प्लस में अंबा, जगत की माता जगदम्बा, दुर्गा माता को कहते हैं जगदम्बा, ठीक है ना। तो जगत प्लस में अंबा क्या बन गया? तो ये जगदम्बा बन गया। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो व्यंजन के बाद में स्वर लगने के कारण कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। अगर प के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण आ जाए तो प किस में बदलता है? अपने तीसरे में बदलता है। जैसे ये अप शब्द है, ठीक है, और अप के बाद में ये जय लग गया। ये परसों स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में ये जो शब्द था ये पर्यायवाची में पूछा गया था, है ना। उसमें मैं आपको भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि इसमें जो ये खासकर कमल, बादल और समुद्र, ये तीनों जो पहले पढ़े हुए बच्चे हैं उनको शायद मैंने बताया था, एक बार याद होगा आपको, नोट लगा के ये लिखवाया भी था कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये कमल, बादल या समुद्र के पर्यायवाची से संबंधित कहीं ना कहीं ये शब्द जरूर मिलेगा, और ऊपर से मिला है, ठीक है। अब भैया कौन को अगले पेपर में मिलेगा वो तो थाने रही है, मिलो कौन मिले? मिल सी हनी, मिलो कौन? मिल सी, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। तो देखो प के बाद में कोई भी, ये देखो अनुनासिक व्यंजन है, निरुनासिक व्यंजन है, निरुनासिक व्यंजन है। अब ये जो निरुनासिक व्यंजन है तो प किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में। तो अप प्लस में जय से मिलकर जो नया शब्द बनता है प अपने तीसरे में बदल गया, क्योंकि ये हलंत वाला है तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और जय पूरा बन गया। ये देखो क्या बन रहा है? अप प्लस में जय से मिलकर अब्ज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि अप का अर्थ होता है पानी, ठीक है ना। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। अगर पानी में जन्म लेने वाला तो किसे कहा जाता है? कमल को, ठीक है। पानी में जन्म लेने वाला क्या होता है? तो कमल होता है। अब अगर आपसे पूछूं कि इसमें समास कौन सा होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? पहला नियम क्लियर है ना? अप प्लस में जय से मिलकर क्या बनता है? तो ये अब्ज बनता है, और अब्ज किसका पर्यायवाची हो गया? तो ये कमल का पर्यायवाची हो गया। समास कौन सा हो गया? तो बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अब इसमें वैसे प्रत्यय भी याद करते हैं कि इसमें जैसे ज प्रत्यय है, ठीक है ना। दोबारा देखो, फिर इसके अपने उदाहरण पढ़ते हैं। हाँ जी, बताओ भाई, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहां व्यंजन के बाद में क्या है? व्यंजन। व्यंजन के बाद में क्या है? स्वर, और स्वर के बाद में क्या है? तो व्यंजन आए, ठीक है ना। जैसे षट प्लस में यंत्र में तो व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहे हैं, षट प्लस में आनंद में व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है, और सु प्लस में समा में स्वर के बाद में व्यंजन आ रहा है, लेकिन परिवर्तन इस व्यंजन का ही हो रहा है, देखो, ठीक है ना। इस व्यंजन का ही परिवर्तन हो रहा है। अगला जैसे अपने पढ़ते हैं नियम, अगर देखें तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि अगर कैट के बाद में कोई भी अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो ये जो कैट है ये अपने किस में बदलते हैं? पंचवर्ण में बदलते हैं। जैसे वाक प्लस में मय से मिलकर क्या बनता है? तो वांग्मय है। षट प्लस में मुख से मिलकर क्या बनता है? तो षणमुख बनता है। हाँ जी मनीषा जी, आप कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ जी, षट प्लस में नारी से मिलकर क्या बनता है? तो ये सन्नारी बनता है। अप प्लस में मय से मिलकर क्या बनता है? तो ये अमय बनता है। अगला जैसे अपने पढ़ते हैं कि अगर कभी कैट के बाद में ये कोई निर्नासिक वर्ण आ गया तो कैट किस में बदलते हैं? अपने तीसरे में। जैसे यहाँ क के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण आ गया तो क किस में बदल है? अपने तीसरे में। ट के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण आ गया ट किस में बदला है? अपने तीसरे में। त के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण आ गया तो ट किस में बदला है? अपने तीसरे में। यहाँ प के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण आ गया तो ट किस में बदला है? अपने तीसरे में। कंफर्म है ना? अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे ये उदाहरण और पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके और उदाहरण पढ़ते हैं अपने। जैसे ये षट शब्द है, ये मास शब्द है, षट शब्द है और ये मास शब्द है। अब देखो आपने षणमुख कर लिया, षट प्लस में मुख, अपने षडानन कर लिया, षट प्लस में आनंद। इसका अगर सही उदाहरण करना हो, इसका नया शब्द बनाना हो तो क्या बनाओगे? इसका तय के बाद में क्या आ रहा है? अनुनासिक आ रहा है कि निरुनासिक आ रहा है? अनुनासिक आ रहा है। और अनुनासिक आने के कारण कहते किस में बदलेंगे? अपने पंचम वर्ण में। तो षट प्लस में मास से मिलकर क्या बनता है? ये षणमास। ये मैं इस वजह से महत्वपूर्ण और बता रहा हूं कि ये पूछा जाएगा प्रत्ययों से संबंधित। इसके अगर इक प्रत्यय लग गया तो ये षाण्मासिक हो जाता है। षणमास के इक प्रत्यय लग गया तो षाण्मासिक हो जाएगा,
और ये उदाहरण पढ़ेंगे अपने षाण्मासिक जो उदाहरण है वो पढ़ेंगे अपने प्रत्ययों में, ठीक है ना। षट प्लस में मास, षण्मास और षण्मास के इक प्रत्यय लग गया तो शुद्ध क्या होता है, ये षाण्मासिक शुद्ध होता है। षण्मास शब्द है, इसके अगर इक प्रत्यय जोड़ दिया ना, ये इक प्रत्यय जोड़ दिया, अब ये नया शब्द क्या बनता है, षाण्मासिक बनता है। यही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए तो ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। शब्द शुद्धि छांटिए तो षाण्मासिक तो कोई करेगा नहीं, सारा तो यही करेगा कि षण्मासिक, षण्मास के इक प्रत्यय लगने से षण्मासिक, लेकिन ये षण्मासिक नहीं होता, ये क्या होता है तो षाण्मासिक होता है। क्लियर है ना सबको। जैसे अपने पढ़ते हैं ये सम्यक और जो प्लस है वो है दर्शन। सम्यक प्लस में दर्शन शब्द है ये, ठीक है। देखो क के बाद में अनुनासिक है, निरुनासिक है, निरुनासिक है तो क किस में बदलेगा अपने तीसरे में, और सम्यक प्लस में दर्शन क्या हो जाएगा, ये सम्यक दर्शन, ठीक है। सम्यक प्लस में दर्शन, सम्यक प्लस में दर्शन से मिलकर सम्यक दर्शन बन जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये दिक् शब्द है, ये मंडल शब्द है, ठीक है। दिक् प्लस में मंडल शब्द है, दिक् प्लस में मंडल शब्द है। देखो यहां क के बाद में क्या आ रहा है तो पंचवर्ण आ रहा है, और पंचवर्ण आने के कारण ये जो क है ये अपने पंचवर्ण में बदल जाएगा। तो क का पंचवर्ण होता है ये, दिक् प्लस में मंडल से मिलकर ये दिग्मंडल हो जाएगा ये, ठीक है। और दिग्मंडल में कौन सी संधि होती है तो व्यंजन संधि होती है, ठीक है। जैसे ये दिक् शब्द है, ये नाक शब्द है, दिक् प्लस में नाक शब्द है। अब देखो क के बाद में क्या रहे तो पंचवर्ण आ रहा है ना, पंचवर्ण आ रहा है तो क किस में बदलेगा अपने पांचवें में। और शब्द देखो बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द दिक् प्लस में नाक से मिलकर ये दिग्नाक बन जाएगा। ये जो दिनांक ये अलग होता है भाई, ठीक है। ये दिनांक अलग है, इसका तो संधि विच्छेद होता है। दिन प्लस में अंक से मिलकर दिनांक दीर्घ स्वर संधि, और ये दिक् प्लस में नाक से मिलकर क्या बन जाएगा दिग्नाक। दिक् का अर्थ होता है दिशा, ठीक है। दिक् का क्या अर्थ होता है तो दिशा, और नाक का अर्थ होता है स्वर्ग, ठीक है। नाक का क्या अर्थ होता है तो स्वर्ग होता है। तो दिक् प्लस में नाक से मिलकर दिग्नाक बन जाएगा। स्वर्ग की दिशा को क्या बोला जाएगा दिग्नाक। यहां देखेंगे तो सारा सबका दिमाग लगभग यही चलेगा कि ये तो दिनांक है, और इसका संधि विच्छेद कर देंगे दिंग प्लस में अंक या दिन प्लस में अंक कर देंगे, ये तो ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। दिक् प्लस में नाक से मिलकर दिग्नाक हो जाएगा। जैसे ये अब संधि विच्छेद करो भाई, ठीक है। दिग्दर्शन, ये जो दिग्दर्शन शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। दिग्दर्शन, ठीक है, इसका संधि विच्छेद करना है दिग्दर्शन। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये दिक् है और प्लस में दर्शन आ जाएगा, तो दिक् प्लस में दर्शन से मिलकर दिग्दर्शन बन जाएगा ये, ठीक है। अगर जैसे मैं संधि विच्छेद लिखवाऊं यहां वागीश्वरी, अब वागीश्वरी का संधि विच्छेद तो वाक और प्लस में ईश्वरी, ईश्वरी मतलब देवी, वाणी की देवी सरस्वती, ठीक है। तो वागीश्वरी किसका पर्यायवाची है तो सरस्वती का पर्यायवाची है। वागीश्वरी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तो वाक प्लस में ईश्वरी। समझ में आ रहा है ना सबको।
अब समझ में आ रहा है ना? एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो नोट कर लेना और पूछ लेना मुझसे भाई। वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वाक प्लस में ईश्वरी से क्या बनेगा? तो वागीश्वरी बनेगा। जैसे वाक प्लस में ईशा, ईश नहीं है ये ईसा है। वाक प्लस ईशा, ठीक है। और वाक प्लस ईसा से मिलकर क्या बन जाएगा? ये वागीसा, ठीक है। जैसे वागीस का संधि विच्छेद करें तो वाक प्लस में ईस, और वाक प्लस में ईस से मिलकर वाक प्लस में ईस से मिलकर ये बन जाएगा वागीस। गुरु बृहस्पति का पर्यायवाची वागीस, ठीक है ना। जैसे वाक प्लस में देवी किया था अपने उदाहरण। हाँ जी बताओ भी। वाक प्लस में देवी तो क्या बन जाएगा? ये वाग देवी, ठीक है ना। वाक प्लस में देवी से मिलकर क्या बन जाएगा? तो ये वाग देवी बन जाएगा। अगर ये वाक प्लस में ईश्वर आ जाए तो वाक प्लस में ईश्वर, तो वाक प्लस में ईश्वर तो वागीश्वर बन जाएगा। ये वागीश या फिर वागीश्वर एक ही अर्थ है दोनों का। हाँ जी, वागीश्वर का संधि विच्छेद करना हो तो क्या करोगे? ठीक है, वाक प्लस में ईश्वर, ठीक है ना। जैसे ये वाक शब्द है, ये युद्ध शब्द है, बना सकते हैं ना। अब तो आगे आपको समझ में एकदम कंसेप्ट समझ आ रही है ना। यहां क के बाद में देखो क्या आ रहा है? निरुनासिक वर्ण आ रहा है, और निरुनासिक वर्ण आने के कारण क्या किस में बदलेगा? अपने तीसरे में बदलेगा। और वाक प्लस में युद्ध क्या बन जाएगा? वाग युद्ध होता है ये, ठीक है। वाग युद्ध क्या होता है भाई? वाणी का युद्ध, मतलब जो नालियों की लड़ाई कह सकते हैं, सास बहुओं की लड़ाई कह सकते हैं, या फिर मतलब हाथ के अंदर झाड़ू, लाठी, बेलन, थाली, पटकियो, लठ के कोनी सीधो बाणी में लड़ाई करनी। तू ये तू भी तन में बैठा देखी, तन में बैठा देखी, यहाँ करे और बिया करे, वे सारा किसा युद्ध है तो वाग युद्ध है, ठीक है। वाग प्लस में युद्ध से मिलकर क्या बन जाएगा? तो ये वाग युद्ध बन जाएगा। जैसे ये षट प्लस, जैसे ये षट शब्द है, ठीक है ना। तो जैसे ये षट शब्द है, इसके दर्शन कर लेते हैं। षट प्लस में नाम, षट प्लस में नाम सर्वनाम बन जाएगा, ठीक है। अब वो भी अपने करेंगे। षट प्लस में दर्शन देखो, ठीक है। बनाओ भाई षट प्लस में दर्शन, तो षट प्लस में दर्शन से मिलकर ये षड दर्शन बन जाएगा, ठीक है। षट प्लस में दर्शन से मिलकर षड दर्शन बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? षट प्लस में दर्शन से मिलकर षड दर्शन है। कैसे? इसमें कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो इसमें तीसरा नियम लागू हो रहा है या पंचम वर्ण वाला लागू हो रहा है? तो ये अपने तीसरा नियम लागू हो रहा है। जैसे कुछ और उदाहरण आपको करवाते हैं। जैसे ये षड्भिज्ञ है। जैसे ये षड्भुज है। जैसे षड्भुज है ये। जैसे षडानंद शब्द तो हो गया, षट प्लस में आनंद होता है, ठीक है। जैसे ये षड्भिज्ञ शब्द कर लेते हैं, ठीक है। और ये षड्भुज कर लिया। षड्भिज्ञ शब्द का संधि विच्छेद करना हो, ठीक है। ये षट शब्द है, ठीक है। और ये भिज्ञ या अभिज्ञ, ये अभिज्ञ होगा, याद रखना, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताएं कि इस भिज्ञ नाम का कोई शब्द नहीं होता। ये जो भिज्ञ नाम का कोई शब्द नहीं होता। अभिज्ञ, ज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, ठीक है। ये जो शब्द है ना, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, ये भी उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार जलज, नीरद, वारिद, जलज, जलद, जलधि, ये जो शब्द है ना, बादल, समुद्र और कमल,
उनके जैसा ही महत्वपूर्ण शब्द है ये अभिज्ञ, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा ये। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सट प्लस में अभिज्ञ से मिलकर षड्भिज्ञ हो जाएगा ये। ठीक है ना, अगर षड्भुज का संधि विच्छेद करना हो तो षट प्लस में भुज, 6 हो भुजाएं जिसकी दुर्गा माता का पर्यायवाची है, षट प्लस में भुज से मिलकर क्या बन गया तो ये षड्भुज बन गया ये तो। ठीक है, जैसे ये षड्यंत्र शब्द किया था तो अपने शुरू में कर लिया था। ठीक है, हाँ जी, एक बार और मैं लिखता हूं, षड्यंत्र करो भाई, इसका संधि विच्छेद करो, षट प्लस में यंत्र से मिलकर षड्यंत्र बन जाएगा ये। ठीक है, जैसे अपने उदाहरण करते हैं, जगत प्लस में नाथ। ठीक है, जगत प्लस में नाथ। अब देखो यहां जो त की ध्वनि आ रही है और त के बाद में देखो कौन सा व्यंजन लग रहा है, अनुनासिक लग रहा है कि निरुनासिक लग रहा है, अनुनासिक लग रहा है। तो जगत प्लस में नाथ, तय अपने पांचवें में बदल जाएगा और जगत प्लस में नाथ से ये जगन्नाथ हो जाएगा, जगत के स्वामी जगन्नाथ। अगर यही जगत के स्थान पर ईश शब्द लग जाए, जगत प्लस में ईश शब्द है ये, तो देखो त के बाद में कोई भी निरुनासिक वर्ण आ गया तो त अपने तीसरे में बदल जाएगा और जगत प्लस में ईश से मिलकर जगदीश बन जाएगा, जगत के स्वामी। ठीक है, बताओ भाई इसका अर्थ क्या होता है, स्वामी, ईश्वर, पति। ठीक है ना, ये ईश के पर्यायवाची है। जैसे ये श्रीमन्नारायण है, श्रीमत और प्लस में नारायण। ठीक है, श्रीमत प्लस में नारायण। अब देखो यहां त है और त के बाद में अनुनासिक है, निरुनासिक है, तो ये अनुनासिक है और अनुनासिक होने के कारण त किस में बदल जाएगा, अपने पंचम वर्ण में, और श्रीमत प्लस में नारायण से मिलकर श्रीमन्नारायण, श्रीमत प्लस में नारायण से मिलकर मन्नारायण बन जाएगा ये। नारायण शब्द ये विवादास्पद है, अपने बाद में करेंगे इसको। ठीक है, नारायण शब्द विवादास्पद है क्योंकि इसमें एक तो स्वर संधि भी होती है, ठीक है ना, और इसमें व्यंजन संधि भी माना जाता है, दोनों ये संधियों में माना जाता है इसको। दोबारा देखो, षट प्लस में अभिज्ञ से मिलकर क्या बनता है तो षड्भिज्ञ, षड्भुज का संधि विच्छेद तो भुज, षट प्लस में यंत्र से मिलकर जगत प्लस में नाथ से तो जगन्नाथ, जगत प्लस में ईश से मिलकर तो जगदीश, श्रीमत प्लस में नारायण से मिलकर तो श्रीमन्नारायण हो जाएगा। जैसे श्रीमत प्लस में भागवत, श्रीमत प्लस में भागवत। अब यहां देखो, यहां श्रीमत प्लस में नारायण से तो श्रीमन्नारायण बन रहा था, यहां तो के बाद में कोई भी निरुनासिक वर्ण आ गया तो श्रीमत प्लस में नारायण से मिलकर श्रीमत प्लस में भागवत से मिलकर श्रीमद भागवत हो जाएगा, श्रीमत प्लस में भागवत से मिलकर मत भागवत हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे ये तत् प्लस में उपरांत, शब्द शुद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, तत् प्लस में उपरांत, तत् प्लस में उपरांत शब्द शुद्धि में पूछा जाता है ये। ठीक है, त के बाद में देखो अनुनासिक है, निरुनासिक है, निरुनासिक है तो त किस में बदलेगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। बाद में ध्वनि किसकी लग रही है, छोटा ऊ, पे, रांत। देखो तदुपरांत, ये शब्द शुद्धि में ये शब्द आता है और वहां अपने इसको सही मान लेते हैं, तत् प्लस में उपरांत से मिलकर तदोपरांत नहीं होगा ये। और बिठा पर दिमाग लगाऊंगा क्या, देखियो वो तद हो गयो, वो उपरांत हो गयो। ठीक है, और किसी संधि होगी तो आ गुण संधि होगी, वो भी दिमाग थारो लगा वो बेरो है। ठीक है, तो तत् प्लस में उपरांत से मिलकर क्या बनता है, ये तद उपरांत बनता है।
ठीक है, इसी का ही एक समानार्थी शब्द और पूछा जाता है, तदुपरांत नाम का कोई शब्द नहीं होता, सत प्लस में उपदेश, सत प्लस में उपदेश। यहां तो के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण आ गया तो अपने तीसरे में बदल गया और बाद में छोटा ऊ की ध्वनि लग रही है और सत प्लस में उपदेश से मिलकर सदुपदेश। ये वाला शब्द आता है तो यहां पेपर में ये आता है सदुपदेश। और वो तो एकदम ही सरल लगा, तो सदुपदेश किया उसके, वो तो सदुपदेश होगा वो। और सदुपदेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे फिर दिमाग में आएगा कि हाँ वही सद प्लस में उपदेश, गुण संधि हो रही है। ठीक है, तो गुण संधि नहीं होगी, इसमें कौन सी संधि होगी, तो व्यंजन संधि होगी। सत प्लस में उपदेश से मिलकर सदुपदेश बन जाएगा ये। जैसे हाँ पुनरुत्थान एक बार नहीं करेंगे, पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान नहीं होता, उसमें व्यंजन संधि होती है। ठीक है ना, वो सॉरी विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि के उदाहरण में करेंगे वो पुनरुत्थान। जैसे ये उत प्लस में मीलन शब्द है, उत प्लस में मीलन। अब यहां कई किताबों में क्या मिलता है कि उद मिलता है, याद रखना, उद प्लस में मीलन। अब कई बार तय के स्थान पर क्या मिल जाता है, तो तय। अगर दोनों आ जाए ना तो अपने हिंदी में तो इसको शुद्ध मान लेना। अगर ये ऑप्शन में नहीं आया फिर कौन सा मानोगे, तो उद मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने सेकंड ग्रेड के पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है, स्कूल व्याख्याता के पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है ये। तो ये दोनों नहीं मानेंगे तो ये वाला ही माना गया था सीधा। ये नहीं आएगा भाई दो, फिर तो क्या मानोगे, खुद ही मानोगे। ठीक है, तो उत प्लस में मिलन। अब देखो ये तय के बाद में अनुनासिक है, एक निरुनासिक है, अनुनासिक है ना, तो उत प्लस में मिलन से मिलकर ये उन्मीलन हो जाएगा ये। ठीक है, उन्मीलन का अर्थ होता है पुष्प का खिलना, पुष्प का खिलना। जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं ना, वो ये जितने भी मैं उदाहरण करवा रहा हूं धीरे धीरे करवा रहा हूं, और वो सारे के सारे उदाहरण अपने रजिस्टर निकाल के देख लेना। ठीक है, और लिख लेना ताकि बाद में आपके काम आएंगे। हाँ जी, अगला उदाहरण मैं लिख रहा हूं, उत प्लस में मूलन। हाँ जी, उत प्लस में मूलन शब्द है ये। ठीक है, बताओ भाई, अगर उत के स्थान पर ये उद आ गया तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों आ गए तो अपने कौन सा शुद्ध मानेंगे, उत मानेंगे। ठीक है, उत प्लस में मूलन से मिलकर नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो उत प्लस में मूलन से मिलकर तय अपने पांचवें में बदल जाएगा, उत प्लस में मूलन से मिलकर उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, इस उन्मूलन का क्या अर्थ होता है, जड़ से काटना, जड़ से काटना या जड़ से उखाड़ना। उन्मूलन रोपण नहीं होता, रोपना नहीं होता उन्मूलन का। ये आपके संधि में इसका अर्थ नहीं आएगा, आपके पूछा जाएगा, अर्थ पूछा जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, ये और ये आया हुआ है, ये उन्मीलन भी आया हुआ है। उन्मीलन तो पिछले 22 वाले या फिर शायद विशेष एजुकेशन 18 वाले एग्जाम में आया था ये, और आपके ये संधि विच्छेद में नहीं आया। उन्मीलन का अर्थ है ये आया सीधा ही। मैंने जो पेपर करवाए थे ना, जैसे ओल्ड पेपर में क्या है कि ये जो 4 टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको ओल्ड पेपर करवाऊंगा, अभी पीछे जो भर्तियों में आने वाले प्रश्न है वो कैसे किए जाते हैं, फिर कैसे पूछे जाते हैं इससे संबंधित, तो वो वाले भी करवा दूंगा साथ साथ में। तो वहां अगर जैसे उन्मीलन आ जाए तो क्या होता है, पुष्प का खिलना। उन्मूलन आ जाए तो जड़ से काटना। जैसे ये उन्मुख शब्द है, जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो रजिस्टर लेके बैठ जाओ और ये सारे के सारे उदाहरण लिख लो, ताकि आपके भी कभी न कभी पेपर में पूछे जाएंगे और गलत ना हो। ठीक है, नोट कर लो भाई। अभी तो मैं कैमरे को देख के बोल रहा हूं और सभी जितने भी साथी देख रहे हैं इस वीडियो को वो नोट कर लेना। हाँ जी, उन्मुख शब्द है, इसका संधि विच्छेद करो। उन्मुख का संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस में मुख से मिलकर उन्मुख बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये जगदीश्वर तो कर दोगे, जगदीश्वर का संधि विच्छेद तो जगत
और प्लस में ईश्वर से मिलकर जगदीश्वर हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे जैसे एक शब्द करते हैं अप प्लस में द, जो शब्द है अप और प्लस में है द। अप के द शब्द लगने से अब देखो यहां प के बाद में कोई भी निर्नासिक वर्ण है तो प अपने तीसरे में बदल जाएगा, तो अप प्लस में द से मिलकर बन जाएगा अप। यही तो परसों पूछा गया था, यही पूछा गया था शायद, है ना, उसमें कमल के पर्यायवाची से संबंधित था शायद। अब्द का अर्थ क्या होता है तो बादल होता है। ठीक है, पानी देने वाले क्या होते हैं, बादल। इसी तरह अगर मैं ये लिख दूं, ये अब्दी है, इसका संधि विच्छेद कर सकते हो ना, लिखो। यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं वो भी रजिस्टर लेके इसका संधि विच्छेद करो। ठीक है, हाँ जी, अवधि, अवधि का संधि विच्छेद करो। आपके सामने ये भी है कि इसमें व्यंजन संधि होगी, आपके सामने ये भी है कि व्यंजन के बाद में स्वर, स्वर के बाद में, स्वर के बाद में व्यंजन है, व्यंजन के बाद में स्वर आ रहा है। आपको ये भी पता है कि पहले वाला शब्द तो अप ही होगा। ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद करो। क्या होता है इसका संधि विच्छेद, अप प्लस में धी, अप प्लस में धी, सही है क्या? कहां हलंत ले जाएगा, पैर के नीचे, वेरी गुड। अप का अर्थ क्या होता है, पानी। धी का अर्थ होता है अथाह भंडार। धी का अर्थ क्या होता है, अथाह भंडार। धी का अर्थ है अथाह भंडार, और इस अवधि का अर्थ होता है समुद्र। ठीक है, अवधि का अर्थ क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समुद्र और भी शब्द किया है अपन ने, अपने जो सरयूर्मी किया था उसमें किया था ना, सिंदूरमी किया था। तो सिंधु और जो सिंधु का क्या अर्थ होता है, तो मूल तौर से समुद्र होता है, समुद्र होता है, समुद्र होता है, समुद्र शुद्ध है ये। ठीक है, अब यहां एक नोट लगा के लाइन लिख लेना कि पानी के सभी पर्याय के, पानी के सभी पर्याय के अगर जय प्रत्यय लगे, जय प्रत्यय लगे तो कमल, ज प्रत्यय लगे तो कमल, द प्रत्यय लगे तो बादल, और धी प्रत्यय लगे तो, आ रहा है ना ये, धी प्रत्यय, हाँ ठीक है, धी प्रत्यय लगे तो ये सची अनुस्वार नहीं होगा इसका, तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नीरज किसका पर्यायवाची है, कमल का। वारिद किसका पर्यायवाची है, अंबुधि किसका पर्यायवाची है, समुद्र का। पयोधि किसका पर्यायवाची है, नीरधि किसका पर्यायवाची है, वारिधि, नीरधि, अंबुधि, पयोधि, जलद, नीरद, अंबुद, पयोद, बादल। नीरज, अंबुज, पयोज, वारिज। वारिज किसका पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है। ठीक है ना, वारिज किसका पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद।